नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये पूरी सीरीज विशेष रूप से हमारे YouTube परिवार द नॉलेज इन एक्सेस के लिए तैयार की गई है। आज हम 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए उनके नवे केंद्रीय बजट 2026-27 की बहुत गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये बजट विकसित भारत के एक बड़े लक्ष्य को सामने रखकर बनाया गया है और सुनने में आया है कि ये 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। बिल्कुल। और इन 3 कर्तव्यों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही एक तरह से इस पूरे बजट की नींव है। पहला कर्तव्य है देश के आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसे और गति देना। दूसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमता का निर्माण करना। और तीसरा सबका साथ सबका विकास को जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करना। तो चलिए इन स्रोतों में दिए गए आंकड़ों, घोषणाओं और उनके पीछे छिपे मतलब को एक एक करके समझते हैं। हमारा मकसद साफ है कि MPPSC और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इससे सीधी और स्पष्ट मदद मिल सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। सरकार की तिजोरी की सेहत कैसी है? मतलब कमाई और खर्च का हिसाब क्या कहता है? चलिए सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का जो कुल खर्च है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, वो करीब 53.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। 53.5 लाख करोड़? और कमाई कितनी है? दूसरी तरफ बिना कर्ज लिए सरकार की कुल कमाई, जिसे हम नॉन डेट रिसीट्स कहते हैं, वो करीब 36.5 लाख करोड़ होगी। मतलब कमाई और खर्च में एक अच्छा खासा फासला है। तो अगर हम सरकार की अर्थव्यवस्था को एक घर के बजट की तरह देखें तो इसका मतलब है कि आमदनी अठानी, खर्चा रुपया वाली बातें अभी भी। इसी को हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं ना। आपने बिल्कुल सही समझा। और यही वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पर सबकी नजर होती है। सरकार ने इस घाटे को GDP के 4.3% पर रखने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, तो पिछले साल के 4.4% से थोड़ा कम। जी बिल्कुल। अब ये सुनने में शायद छोटा सा बदलाव लगे, पर ये दिखाता है कि सरकार धीरे धीरे अपने खर्चों को काबू में ला रही है। मतलब एक वित्तीय अनुशासन की तरफ बढ़ रही है। और सरकार पर कुल कर्ज का बोझ, यानी जो डेट टू GDP रेशियो है, उसका क्या? उसमें भी सुधार का लक्ष्य है। इसे पिछले साल के 56.1% से घटाकर 2026-27 में 55.6% करने का टारगेट है। लेकिन यहाँ एक और आंकड़ा है जो इस पूरे बजट को कह सकते हैं उम्मीद देता है, और वो है पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, इस पर मैं आना ही वाला था जी। ये वो पैसा है जो सरकार देश में सड़कें, पुल, पोर्ट्स और रेलवे जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च करती है। और तो इसमें क्या खास है इस बार? और इस बार इसमें 9% की बड़ी बढ़ोतरी करके इसे 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। जब सरकार इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सीमेंट, स्टील की मांग बढ़ती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और देश की विकास की रफ्तार तेज होती है। तो ये बजट के पहले कर्तव्य यानी आर्थिक विकास को गति देने से सीधा जुड़ता है। बिल्कुल। और ये सब इस अनुमान पर आधारित है कि हमारी नॉमिनल GDP 10% की दर से बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का आकार 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। चलिए बजट के उस बदलाव पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब MGNREGA को एक बिल्कुल नए कानून से बदल दिया गया है। जी हाँ, ये इस बजट का सबसे बड़ा और शायद सबसे ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव है। अब MGNREGA की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, या संक्षेप में कहें तो VBGRAM-G एक्ट लाया गया है। और इसमें कुछ बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं संरचनात्मक बदलाव है। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव क्या है जो सीधे तौर पर मजदूरों को प्रभावित करेगा? सबसे पहला बदलाव तो काम के दिनों में है। जो गारंटी वाले रोजगार के दिन थे वो अब 100 से बढ़ाकर 125 दिन प्रति परिवार कर दिए गए हैं। अच्छा, ये तो एक पॉजिटिव कदम लगता है। हाँ, ये एक सकारात्मक कदम है। लेकिन जो असली बदलाव है वो इसकी फंडिंग के तरीके में है, और ये इस योजना की पूरी प्रकृति को ही बदल देता है। वो कैसे? जहां तक मुझे याद है MGNREGA में मजदूरी का 100% खर्च तो केंद्र सरकार उठाती थी। बिल्कुल। MGNREGA एक केंद्र द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना थी, लेकिन VBGRAM एक केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। अच्छा, इसका सीधा मतलब है कि अब खर्च
केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। सामान्य राज्यों के लिए ये अनुपात 60-40 का होगा, यानी 60% केंद्र देगा और 40% राज्य। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए? पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90-10 रहेगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब राज्यों पर एक नया वित्तीय बोझ पड़ेगा। जिन राज्यों की आर्थिक हालत पहले से ही ठीक नहीं है, उनके लिए 40% हिस्सा देना एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ये एक बहुत वैध चिंता है और आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि राज्य इसे कैसे मैनेज करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव है जो कृषि से जुड़ा है। अब राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो पीक कृषि सीजन जैसे बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक के लिए इस योजना के तहत काम पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन क्या इससे योजना का जो मूल उद्देश्य था, यानी साल भर रोजगार की गारंटी, वो कमजोर नहीं होता? देखिए, तर्क ये दिया गया है कि इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी नहीं होगी, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती थी कि MGNREGA के कारण खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और हाँ, भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब बायोमेट्रिक और AI आधारित मॉनिटरिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो फिर इस नई योजना के लिए बजट में कितना पैसा रखा गया है? VBGRMG के लिए 95,692.31 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 99,000 करोड़ से भी ज्यादा? हाँ, और जो दिलचस्प बात है वो ये कि MGNREGA के लिए भी अलग से 30,000 करोड़ का आवंटन है। अच्छा, वो क्यों? ऐसा लगता है कि ये पैसा मतलब पुरानी देनदारियों को चुकाने या जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए होगा। चलिए अब ग्रामीण भारत से निकलकर उद्योगों की दुनिया में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या खास कर रही है? ऐसा लग रहा है कि मेक इन इंडिया पर फोकस पहले से कहीं ज्यादा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सरकार ने 7 रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की है जहां भारत को ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य है। इसमें सबसे पहले आता है बायोफार्मा। इसके लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन शुरू किया गया है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सेमीकंडक्टर का क्या? आज की दुनिया में तो ये तेल से भी ज्यादा कीमती हो गया है। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 40,000 करोड़? जी, लक्ष्य साफ है, चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना। इसी कड़ी में एक और अहम क्षेत्र है रेयर अर्थ मिनरल्स। हाँ, ये वो खनिज हैं जो मोबाइल फोन से लेके डिफेंस इक्विपमेंट तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं, और अभी हम इसके लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं। उसी निर्भरता को कम करने के लिए 4 राज्यों में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने शुरू में की थी। रेलवे के लिए क्या कुछ खास है? रेलवे मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन मिला है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। वाह! इसका असर हमें नई पटरियों, आधुनिक ट्रेनों और बेहतर स्टेशनों के रूप में दिखेगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने के लिए अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की भी योजना है। और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी MSMEs, छोटे उद्योगों के लिए भी कुछ राहत है? हाँ, उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। लेकिन एक बहुत ही नई और अनोखी पहल है कॉर्पोरेट मित्र नाम से एक नया कैडर बनाने की। कॉर्पोरेट मित्र, ये क्या है? ये बेसिकली पेशेवर लोग होंगे जो MSMEs को कानूनी और नियमों के पालन में मदद करेंगे, ताकि छोटे उद्यमी इन झंझटों से निकलकर अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकें। ये तो बहुत अच्छा विचार है। और ये बजट के दूसरे कर्तव्य यानी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने से सीधे तौर पर जुड़ता है। कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी की काफी बात हो रही है। भारत विस्तार नाम की एक पहल का जिक्र है। ये क्या है? ये खेती को कह सकते हैं डेटा ड्रिवन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत विस्तार, जिसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ये एक बहुभाषी AI टूल होगा। अच्छा, एक AI टूल? जी, ये किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल्स और ICAR के वैज्ञानिक डेटा के आधार पर उनकी स्थानीय भाषा में सलाह देगा। जैसे कौन सी फसल लगाएं, कीटनाशक कब डालें और मौसम का पूर्वानुमान क्या है। मतलब अब खेती सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि डेटा और AI की मदद से होगी। जी, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी कुछ घोषणाएं हैं।
हाँ, पशुपालन क्षेत्र में 20,000 नए पशु चिकित्सा पेशेवर तैयार करने के लिए एक लोन लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की गई है और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। साथ ही नारियल, चंदन, काजू और अखरोट जैसी महंगी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष कार्यक्रम है। अब उस सेक्टर की बात करते हैं जिसे ऑरेंज इकोनॉमी कहा जा रहा है, यानी क्रिएटिव इंडस्ट्री। बिल्कुल, इस पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, खासकर AVGC सेक्टर पर। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। जी, सरकार मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की मदद से देश भर के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करेगी। 15,000 स्कूल, ये तो बहुत बड़ा स्केल है। हाँ, अनुमान है कि 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी और भारत इसका ग्लोबल हब बन सकता है। अच्छा, और रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के बारे में क्या? रक्षा में आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन है, जो पिछले साल से 21.84% ज्यादा है। स्वास्थ्य में एक बहुत ही राहत देने वाला कदम है, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। ओह, ये तो बहुत बड़ी राहत है मरीजों के लिए। हाँ, इससे इलाज सस्ता होगा। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्हांस 2 की स्थापना की जाएगी और पर्यटन में लोथल, धोलावीरा और सारनाथ जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, टैक्स। आम टैक्स पेयर के लिए इस बजट की थैली में क्या है? क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ? टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो कई लोगों के लिए निराशा की बात हो सकती है। लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खबर है एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट। नया इनकम टैक्स एक्ट? जी, जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, वो अब बदला जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। एक मिनट, 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून को अब क्यों बदला जा रहा है? इसका मुख्य कारण है कि पुराना कानून बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। उसमें इतने संशोधन और स्पष्टीकरण जोड़ दिए गए थे कि उसे समझना मुश्किल हो गया था, जिससे बहुत सारे मुकदमे होते थे। तो नए कानून का उद्देश्य है टैक्स प्रणाली को सरल बनाना। सरल, स्पष्ट और मुकदमेबाजी से मुक्त बनाना। तो इस सरलीकरण का कोई उदाहरण है जो आम लोगों को तुरंत राहत दे? बिल्कुल, जैसे विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो पहले 5% और 20% की अलग-अलग दरों पर लगता था, उसे अब सीधा 2% कर दिया गया है। ये तो बड़ी राहत है। इसी तरह विदेश में बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए भेजे गए पैसे पर भी TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर कोई राहत मिली? हाँ, अगर आपसे ITR भरने में कोई गलती हो जाती थी, तो उसे सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर होती थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। अच्छा, तो 3 महीने और मिल गए। जी, हालांकि इसके लिए एक मामूली शुल्क देना होगा, लेकिन इससे लोगों को अपनी गलतियां सुधारने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन एक जगह टैक्स बढ़ाया भी गया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT बढ़ा दिया गया है। ये STT क्या है और इसका क्या असर होगा? STT का मतलब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हर सौदे पर लगने वाला एक छोटा सा टैक्स है। सरकार ने फ्यूचर्स पर इसे 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। तो इससे ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी? हाँ, सरकार का तर्क है कि ये कदम छोटे निवेशकों को बहुत ज्यादा सट्टेबाजी वाले ट्रेड से हतोत्साहित करने के लिए है। लेकिन क्या इसका असर गंभीर ट्रेडर्स पर नहीं पड़ेगा? यह एक बहस का मुद्दा है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा छोटे निवेशकों को बचाने की है। इसी बीच एक बहुत ही मानवीय फैसला भी लिया गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे के ब्याज पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये तो दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। तो साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों का असर बजट की प्राथमिकताओं पर भी दिख रहा है। जैसे ईरान अमेरिका तनाव के बीच चाबहार पोर्ट के लिए इस बार कोई फंड आवंटित नहीं किया गया। अब देश के अंदर की प्राथमिकताओं पर लौटें तो पर्यावरण को लेकर भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। जी हाँ, बजट के ठीक आसपास भारत में 2 नई रामसर साइट्स जुड़ी गई हैं। पहली है उत्तर प्रदेश के एटा में पटना पक्षी अभयारण्य और दूसरी है गुजरात के कच्छ में छारी धन।
पटना पक्षी अभयारण्य एटा में। जी, इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है, जो लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला है जिसका असर बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूटर पेज यानी प्रदूषक भुगतान करेगा के सिद्धांत को एक नया आयाम दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो कंपनी अपने बड़े आकार और ज्यादा मुनाफे की वजह से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे भरपाई के लिए ज्यादा जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अच्छा, तो मतलब जिम्मेदारी का पैमाना सिर्फ नुकसान से नहीं बल्कि कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता से भी तय होगा। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च, भविष्य की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव लगाने, टैक्स कानूनों को सरल बनाने और साथ ही ग्रामीण रोजगार योजना में एक बुनियादी बदलाव पर केंद्रित है। हाँ, ये बजट विकसित भारत 2047 के रोडमैप को आगे बढ़ाता है। सरकार का फोकस सुधारों और कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए अर्थव्यवस्था को एक मजबूत नींव देने पर है, ताकि विकास की गति बनी रहे और भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। जी, एवीजीसी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर एक महत्वाकांक्षी दांव लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण रोजगार गारंटी के फंडिंग मॉडल को केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी बनाने का फैसला जमीनी स्तर पर रोजगार और राज्यों के खस्ताहाल वित्त पर कैसा और कितना असर डालेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। ये पूरी सीरीज विशेष रूप से हमारे YouTube परिवार द नॉलेज नेक्सस के लिए तैयार की गई है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।